नमस्कार साथियों, ज़रा एक बार सोचना, अगर जियो नहीं होता तो क्या होता। क्या आप इतनी इजीली फास्ट इंटरनेट चला पाते? क्या आप स्विगी, जोमेटो, उबर, ओला, फ़ोनपे, गूगल पे या कोई भी डिजिटली ऐप क्या आप इतनी इजीली यूज़ कर पाते? क्या आप ये जो वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, क्या यूट्यूब पर वीडियो देख पाते? क्या आप इंस्टाग्राम, फेसबुक चला पाते? शायद नहीं। ये बातें मैं कोई हवाई नहीं कर रहा, ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जियो से पहले 1 GB डाटा की कीमत करीब 300 रुपये था और इंटरनेट स्पीड की बात करें तो 2G और 3G था। आज तो 4G और 5G की ज़माना है। तो यही नहीं, आज जियो के पूरी इतिहास के बारे में बात करें, जियो की पूरी स्ट्रेटेजी को समझने की कोशिश करें। कैसे इतनी कम समय में जियो देश के नंबर 1 नेटवर्क कंपनी बन गया, आखिर इसकी शुरुआती प्लानिंग क्या था, जियो ने कितनी कस्टमर बटोरे हैं, जियो के पास कितनी टावरें लगाए हैं। आगे ये भी बात करेंगे कि जियो आने वाले 10 समय में उसका फ्यूचर क्या होगा, आम आदमी पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इन तमाम प्रश्नों का आज हम एक एक करके जवाब देने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे उम्मीद दिलाता हूँ ये वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल होने वाला है। इस वीडियो को इस वीडियो को समझने के बाद आपको जियो के पूरी इतिहास समझ में आएगी। तो इस वीडियो में बने रहें। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सभी नॉलेजफुल वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हमारी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को फटाफट। दोस्तों, जियो की शुरुआती कहानी कुछ इस प्रकार थी। एक बार मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी अपने USA से कॉलेज में पढ़ाई कर वापस घर मुंबई पहुंची थी इंडिया में। तो उन्होंने कुछ दिनों बाद उन्हें कॉलेज में असाइनमेंट सबमिट करना था। तो उन्होंने सोचा कि ऑनलाइन ही सबमिट कर देती हूँ। तो उन्होंने जब ऑनलाइन सबमिट करने की कोशिश की तो काफ़ी धीमी गति से इंटरनेट की सामना करना पड़ा। तो उन्होंने अपने पापा की ओर देखकर बोला, ओ सेट पापा, क्या इंडिया में इतनी इंटरनेट स्लो है? तो उन्होंने सोचा, यार हमारी बेटी दुनिया के सबसे अमीर घरों में बैठी है, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मैं हूँ और हमें इस चीज़ों का समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो आम आदमी को क्या होता होगा, तो गाँव में रह रहे लोगों को क्या होता होगा। तो फिर उन्होंने बिजनेस वाले आइडिया से सोचा इस पर एक काम किया जा सकता है। फिर उन्होंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया। तो फिर उन्होंने देखा कि इंडिया में मात्र 15 से 20% तो इंटरनेट कवरेज एरिया है और USA में वहीं 70% इंटरनेट कवरेज एरिया था। तो उन्होंने सोचा इस पर काम किया जा सकता है, इसमें इस फील्ड में काफ़ी स्कोप है। फिर उन्होंने टीम गठित किया और इस पर काम करना शुरू किया। लेकिन इसको शुरू करने से पहले कुछ दिक्कतें थी। दिक्कतें ये थी कि मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी, इन दोनों के बीच जब बंटवारा हुआ था, इन दोनों में एक एग्रीमेंट हुआ था कि जिस फील्ड में तुम काम करो उस फील्ड में हम नहीं काम करेंगे और जिस फील्ड में हम काम करेंगे उस फील्ड में तुम काम नहीं करोगे। तो जो ये टेलीकॉम कंपनी थी वो अनिल अंबानी जी के हिस्से में थी, छोटे भाई के हिस्से में थी। तो इस प्रकार से इस एग्रीमेंट के हिसाब से मुकेश अंबानी जी तो इस फील्ड में काम कर ही नहीं सकते थे। तो फिर उन्होंने बिजनेस वाली माइंड से सोचा, हम भी कोई कच्चे बिजनेसमैन तो है नहीं। फिर उन्होंने अपने छोटे भाई अनिल अंबानी से मीटिंग किया और उस मीटिंग के बाद उन्होंने इस एग्रीमेंट को ख़त्म कराया। उन दोनों के बीच उस मीटिंग में क्या डील हुआ कि कैसे एग्रीमेंट को ख़त्म कराया गया ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उस मीटिंग के बाद इस एग्रीमेंट को ख़त्म करा दिया गया कि तुम जिस फील्ड में मन करे तुम काम कर सकते हो, हमें जिस फील्ड में मन करे हम काम कर सकते हैं। तो उसके बाद ये एग्रीमेंट भी ख़त्म हो गया। फिर उन्होंने 2007 में अहमदाबाद में रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के नाम से एक कंपनी बनाया। अब कंपनी तो बन गई, लेकिन मुकेश अंबानी जी का विजन जो था वो 2G 3G को लेकर नहीं था, बल्कि 4G LTE लॉन्च करने का था। जरा सोचिए, जिस टाइम 2G 3G अच्छे से नहीं चल पा रहा था उस टाइम 4G लॉन्च करने की बात कर रहे थे। लेकिन 4G लॉन्च करने से पहले कुछ दिक्कतें थी। दिक्कतें ये थी कि 4G के लिए उन्होंने पास लाइसेंस नहीं था। फिर उन्होंने 2010 में IBSL यानी कि इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज लिमिटेड में उन्होंने 4800 करोड़ रुपए देकर 95% उसका शेयर खरीद लिया। और इस कंपनी का खासियत ये था कि इस कंपनी के पास 4G LTE का लॉन्च करने का जो लाइसेंस होता है वो लाइसेंस इस कंपनी के पास था। तो इस प्रकार वहाँ से मुकेश अंबानी जी को 4G लॉन्च करने के लिए लाइसेंस की मदद मिली। अब टेलीकॉम कंपनी बनाने के लिए मुकेश अंबानी जी के पास भाई से जो एग्रीमेंट हुआ था वो एग्रीमेंट खत्म होकर उन्हें परमिशन भी मिल गया था और जो लाइसेंस की बात थी वो लाइसेंस भी इन्हें प्राप्त हो गया था। अब बात आई टावर लगाने की, तारे बिछाने की। तो उन्होंने अपने टीम से सर्च किया, अपनी टीम से पता किया कि पूरे मुंबई में कितने टावर थे। तो उस समय पूरे नेटवर्क कंपनियों को मिलाकर मात्र 3600 टावर थे। तो उन्होंने कहा अकेले के पूरे 8000 टावर लगाएंगे, वो भी 4G LTE, जिससे आगे चल के 5G में आसानी से इसे फिट किया जा सके। तो इसलिए आज पूरे भारत में जियो के पास 2,28,000 5G BTS टावर है, जबकि एयरटेल के पास बात करें तो मात्र 52,000 ही BTS टावर है। अब बात करें दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में, तो दिल्ली में केवल जियो ने
82,000 BTS टावर लगाई, जबकि एयरटेल ने मात्र 2310 BTS टावर लगाए। अब बात करें मुंबई की, मुंबई में जियो ने पूरे 3905 BTS टावर लगाए हैं, बल्कि एयरटेल ने मात्र 1214 BTS टावर लगाए हैं। अब बात करें पूरे भारत की, तो पूरे भारत में जियो के पास 5,32,000 4G LTE बेस नेटवर्क बेस स्टेशन है, जो कि पूरे भारत के 95% से अधिक आबादी को कवर कर सकता है। आगे 2013 में उन्होंने IBSL कंपनी, जिसे 2010 में उन्होंने 4800 करोड़ रुपए देकर 95% शेयर को खरीद लिया था, उस कंपनी को नाम बदलकर उन्होंने रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड कर दिया। अगर आप हमारे वीडियो में यहाँ तक बने हैं तो आपको यकीन दिलाता हूँ आगे और मज़ेदार बातें बताऊँगा। आपको इस वीडियो को देखने के बाद जियो के पूरी इतिहास के बारे में समझ आएगी। आपको इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतिहास को आप जियो के इतिहास के बारे में आपको पूरी समझ आएगी। अब मुकेश अंबानी जी के पास नेटवर्क कंपनी बनाने के लिए उन्हें पूरी आइडियाज मिल गया था। जो वाइस एग्रीमेंट था वो भी खत्म हो गया था, लाइसेंस की दिक्कत थी वो भी मिल गया था, टावरें बिछाने थे वो भी हो गया था, कंपनी बनानी थी कंपनी भी उन्होंने बना लिया। अब बात थी जियो को लॉन्च करने की। जियो ने 2015 में अपनी कंपनी को परिचालन करने के लिए घोषणा की, लेकिन इसे 1 साल तक ले अपने ही कर्मचारियों के बीच बीटा वर्जन के रूप में इसे रखा गया। आगे उन्होंने 5 सितंबर 2016 को वेलकम जियो ऑफर के साथ उन्होंने जियो कंपनी को सार्वजनिक रूप से लॉन्च किया। साथ ही सभी जियो के यूजरों को जियो से जियो बिल्कुल फ्री कर दिया और इंटरनेट डेटा को कम से कम कीमत पर उपलब्ध कराया, जिससे जियो के कस्टमर की संख्या काफ़ी बढ़ोतरी हुई। और साथ ही आपको एक बात बता दें, जियो आने से पहले 1 GB डेटा की कीमत करीब 300 रुपये था, जिसकी वजह से कम ही लोग यूज़ कर पाते थे। लेकिन जियो आने के बाद इसकी कीमत में काफ़ी गिरावटें आई, जिसकी वजह से आज हम और आप सभी जोमेटो, स्विगी, उबर, ओला, गूगल पे, फ़ोन पे या कोई भी डिजिटल ऐप इजीली आसानी से यूज़ कर पाते हैं और अपने काम को कर पाते हैं। और इसी के साथ जियो कंपनी दुनिया के सबसे नंबर 1 डेटा खपत करने में इसकी नाम बन गया, जो कि चाइना कंपनियों को भी पीछे छोड़ दिया है। और जियो इसी के साथ भारत के नंबर 1 कस्टमर वाला कंपनी बन गया। जियो के पास पूरे भारत में 47 करोड़ 6 लाख कस्टमर हैं। वहीं एयरटेल की बात करें तो 38 करोड़ 34 लाख कस्टमर हैं और आइडिया की बात करें तो 21 करोड़ 24 लाख कस्टमर हैं। अब हम बात करें जियो कितने देशों में फैला हुआ है, तो आपको बात बता दें, जियो सिर्फ भारत में ही अभी काम कर रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग सेवा कॉल पे 160 से अधिक देशों में इसका नेटवर्किंग है। वहीं एयरटेल इस मामले में जियो से काफ़ी आगे है। एयरटेल के पास भारत के अलावा अन्य 17 देशों में इंटरनेट सेवा उपलब्ध है। अगर आप चाहते हैं एयरटेल के ऊपर भी एक खास वीडियो बने, एयरटेल की भी पूरी इतिहास के बारे में बताया जाए, तो कमेंट में जरूर करें, एयरटेल के ऊपर भी एक खास वीडियो बनाई जाएगी। हमने वीडियो को शुरू में बोला था कि जियो को पूरी स्ट्रेटेजी को समझाएं, कैसे जियो आने वाले 10 सालों में हम सभी की नीड बनने वाला है। तो अगर आप हमारी वीडियो में अभी तक बने हैं तो हम आपको बताने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि कैसे जियो हम सभी की ज़रूरत बनने वाला है, हम सभी के जीवन में क्या उसका प्रभाव होने वाला है। तो ज़रा इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा, थोड़ा अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। फिर से कह रहा हूँ दोस्त, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा अच्छे से सुनिएगा। हमारा भारत देश धीरे धीरे डिजिटली हो रहा है, लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना शुरू कर दिए हैं। इसी चीज़ को देखते हुए जियो रिलायंस कंपनी ने लोगों के इंसान की ज़रूरतों को समझा है और उन सभी फील्ड में काम करना भी शुरू कर दिया है। अगर हम सभी को राशन की सामग्री खरीदना हो, फैशन डिजाइनिंग सामग्री खरीदना हो, तो जियो ने जियो मार्ट लाया है, जिस पे आप सभी उस पर राशन की सामग्री की और किराना सामग्री या फैशन डिजाइनिंग सब चीज़ें उपलब्ध है। आपको गाना सुनना है, जियो सावन है ना, आपको मूवी देखना है, आपको वेब सीरीज देखना है, आपको IPL देखना है, उसके लिए जियो सिनेमा लाया है। आपको हाई स्पीड नेट डेटा यूज़ करना है, जियो फीवर लाया है। आपको पैसे लेन देन करना है, जियो पे है। आप ऑनलाइन सर्विसेज चाहते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मैकेनिक, वेल्डर या इत्यादि कोई भी सर्विसेज, जस्ट डायल है ना, रिलायंस ने लाया है। इन सभी प्लेटफॉर्म को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है रिलायंस कंपनी का, इंटरनेट भी उसी का, और इंटरनेट से जो सामग्री खरीदोगे वो प्लेटफॉर्म भी उसी का, उसी प्लेटफॉर्म से आप सामान भी खरीदोगे। यानी कि जियो हर तरह से आम आदमी को घेरने की कोशिश कर रहा है, हर तरह से आम आदमी को ज़रूरत बनने की कोशिश कर रहा है। ये तो रहा ऑनलाइन चीज़ें। अब बात करेंगे ऑफलाइन में। आपको रेस्टोरेंट चाहिए, जियो फ्रेश है ना। आपको फास्ट फूड चाहिए, जियो फ्रेश है ना। आपको बच्चे के लिए खिलौना चाहिए, हैंडले है ना। तो इस तरह रिलायंस कंपनी ने अपनी स्ट्रेटजी को बनाकर भारत के आने वाले 10 सालों में सभी पे राज करने वाला है। सभी ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन से लेकर हर प्लेटफॉर्म पे काम करने वाला है, जो कि अभी काम कर भी रहा है और आने वाले 10 समय में और तेज़ी से ये काम करेगा। तो ये रहा जियो से जुड़ी कुछ इतिहास से, जियो से जुड़ी कुछ कहानियाँ जो हम सभी को जानना चाहिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत।